everyone. This is our lecture number 6 of units and dimension. Today we are going to study about basically we are going to derive some formulas. We are going to learn how to derive formulas using dimensional analysis. हम लोग आज क्या देखेंगे ये कि डेरिवेशन किस तरह से करते हैं कुछ फार्मूला का डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। जो डायमेंशन अभी तक हम पढ़े हैं, डायमेंशन निकालना सीखे हैं, उसका यूज करके कैसे हम फार्मूला निकालते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे ये। तो चलिए, आप जानते हैं, आप सब जानते होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फार्मूला आप सब जानते होंगे। तो लेकिन अभी कुछ देर के लिए आप ये मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ऐसा आप एज्यूम कर लें कि आप ये नहीं जानते हैं। तो देखिए, हमको निकालना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन हम बोल दिए कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आप नहीं जानते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन कि फोर्स F ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास m ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन a ऑफ द पार्टिकल। तो कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इससे स्टार्ट करते हैं हम सीखना, और भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो देखिए क्या लिखा है, फोर्स जो है पार्टिकल का वो डिपेंड करता है मास और एक्सीलरेशन पे। यानी कि फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। इसका पावर x मान लीजिए, इसका पावर y मान लीजिए कि इस तरह से डिपेंड करता होगा। कुछ ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो किसी तरह से वेरी करता होगा। तो m का पावर x और a का पावर y मान लिए। अच्छा, अब देखिए कि दो, जब ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x है और a टू द पावर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे दोनों को कंबाइन करके। तो एक k ले लेते हैं और आप m टू दी पावर x और a टू दी पावर y लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, अब हमारा ये एक रिलेशन आ गया। अब बनाते कैसे हैं कि कैसे हम निकालें, किस तरह से डिराइव करें फोर्स का फार्मूला। तो देखिए कि आप जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन होता है। अब हम इतना उम्मीद रख सकते हैं कि आप सब जानते होंगे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। ml स्क्वायर, सॉरी ml c माइनस 2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन। और मास, ये k क्या है, k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा। ये k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाए हैं तब k आया है। k होता है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है ही, ये आप सब जानते हैं, लेकिन ये डायमेंशनलेस है। ये नई बात है आपके लिए। तो अब इसका डायमेंशन लिखने का कोई बात ही नहीं है, तो m का लिखते हैं। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, तो मास का डायमेंशन m होता है, टू दी पावर x है। और एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का l और पर सेकेंड स्क्वायर का t⁻², ऐसे y, यही एक्सीलरेशन। तो आप लिख लीजिए इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके पावर y था, LT⁻² के पावर y था, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, देखना है हमको कि यहाँ m के पावर x है और यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं है, m के पावर 1 है, l के पावर 1 है और t के पावर -2 है। सेम बेस है, तो पावर कंपेयर करेंगे हम। तो इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है कि m इज इक्वल टू mx, तो x का पावर x इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ देखिए, सेम उसी तरह कि यहाँ l के पावर y है, यहाँ l के पावर 1 है, तो y इज इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरह देखिए t के पावर -2y है और t के पावर -2 है, तो -2y इज इक्वल टू -2 हम लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1 आया। अच्छा, अब देखिए हम क्या हुआ यहाँ पे हमसे कि यहाँ पे y का दो बार निकाल लिए हैं, पहली बार है तो y का दो बार निकाल लिए, x निकाल लिए, y निकाल लिए, तो यहाँ से हमारा y निकल गया, यहाँ y था तो y बराबर 1 हो गया, यहाँ पे भी y है तो निकाल लिए हैं एक बार, पर x और y 1 हमारा आ गया, इसको मिटा लेते हैं। अब हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन जो हम निकालने चले थे ये था रिलेशन, ये होता है हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पे आप k दे लीजिए, k लिख लीजिए, ये जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि k इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से निकला है। तो अब हमारा क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सीलरेशन, यही इस्टेब्लिश करना था। तो इस तरह से करते हैं कि फोर्स कह रहा है कि डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल पे और एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और एक्सीलरेशन पे, तो एक पहले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो पहले तो पावर एक्स वाई मान लेते हैं, अगर कोई तीसरा पे भी डिपेंड करता है तो जेड मान लेते हैं उसका पावर, इस तरह से लिखते हैं हम। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आगे हम करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में आपको हम डिस्कस करेंगे, इतना टाइम नहीं देंगे, तो आप ये सीख लिए। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन, टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमको बोल रहा है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो होगा उसके लिए फार्मूला निकालिए या एक्सप्रेशन निकालिए, बात एक ही है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम आपको बताए थे, सिखा चुके हैं कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है इतने सारे चीज़ों पे। तो इस तरह से आप लिखिए कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्स मान लीजिए यहाँ पे, फिर ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब पे, वाई लिख लेते हैं, और फिर ये डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, यहाँ पे जेड लिख लेते हैं। एक जो हमारा आएगा यहाँ पे इक्वेशन, इस तीनों को कंबाइन करके वो क्या आएगा, एल टू द पावर एक्स एम वाई, ऐसा आएगा इक्वेशन, यह आएगा हमारा। अच्छा चलिए अब हम निकालते हैं, ये मिटा देते हैं, हम आपको बोले थे कि इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। हम आपको बताया टाइम पीरियड है ये, तो डायमेंशन ऑफ LHS RHS, तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS ये होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका T हो गया, और लिख लेते हैं M0 L0, M0 L0 T लिख लिए टाइम पीरियड का। ये K क्या है हम आपको बता चुके हैं कि डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं, ये डायमेंशनलेस होता है। ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो
एल हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्स है इसका पावर, मास है, मास ऑफ बॉब, तो इसको एम वाई लिख लिए, और ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहिए या एक्सेलरेशन कहिए, बात एक ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है, तो उसका हमारा डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स 2, और ये हो गया के पावर जेड, तो हम लिख सकते हैं m0 L0 t इज इक्वल टू L टू द पावर x my, और ये L टू द पावर z और t टू द पावर -2z हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि L के पावर x और L के पावर z बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, इसको पहले लिख लेते हैं, L लिखे, अब L में क्या है, x प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, और t का t ही लिखेंगे क्योंकि t और कहीं है नहीं, -2z हो गया। अच्छा अब देखिए सेम बेस वाले को कंपेयर करेंगे, m है तो यहाँ m का पावर y है और यहाँ 0 है, तो हमारा y जो हो गया वो 0 के बराबर हुआ। ठीक उसी तरह x प्लस जेड है l के पावर में और यहाँ l का पावर 0 है, तो x प्लस जेड जो हो गया हमारा ये 0 के बराबर है। यहाँ देखिए आप -2z और यहाँ 1 है पावर, तो -2z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। आप ये देखिए हमारा जो आया है x प्लस जेड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x और z का वैल्यू डाल लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या आ गया 1/2। देखिए बच्चों ऐसा क्या है, ऐसा है कि अब हम सर्किल करते हैं, हमारा y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया, यही तीनों चाहिए हमको, चाहिए था, तो क्या आ गया वैल्यू लिख लीजिए आप, x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, y कितना आया है हमारा 0 और z आया है -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू k, x है हमारा 1/2, तो l के पावर 1/2, m जो है हमारा m के पावर है y, तो y कितना है हमारा 0 है, y 0 है तो 0 पुट किए, और g जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर z है, तो z हमारा आया है -1/2। आप जानते हैं कि 1/2 हो, 1/2 का मतलब पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि, अच्छा आप एक चीज देखिए कि m की पावर 0 यानी कि 1, तो मास पे यानी कि डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा हो जाएगा L, और ये माइनस है पावर -1/2 है तो ये नीचे आ जाएगा, रूट में हम इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है बच्चों। और ये जो है हमारा k जो है इसका वैल्यू आता है 2π, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, हम तो डायमेंशनल एनालिसिस से यहीं तक पहुंच सकते थे, ये है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, k का वैल्यू 2π आता है, तो हमारा फार्मूला जो आता है टाइम पीरियड का वो आपको याद होगा, अगर आप कहीं देखे होंगे तो पढ़े होंगे अगर, तो हमारा फार्मूला आता है सिंपल पेंडुलम का, ये t इज इक्वल टू 2/√L/g। यहाँ मास ऑफ बॉब दिया हुआ था, लेकिन आप जानते हैं, अगर आप ये फार्मूला जानते रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, उसके एक्सप्रेशन में कहीं मास तो आता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस लगाए, डायमेंशंस हम इसको सॉल्व किए, तो हमको पता ये चल गया कि ये m पे डिपेंड नहीं करता है, m इस फार्मूले में भी नहीं आया,
तो इस तरह से हम जैसे कि अगर दिया हुआ भी है हमको गुमराह करने के लिए कि मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है, तो हमारा फॉर्मूला के अंदर दिख जाएगा कि फॉर्मूला जो आया कि मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता, मास पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है पेंडुलम का। तो चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा तीसरा, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। टाइम पीरियड एक सैटेलाइट जो है, जो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर काट रहा है, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G पे, मास ऑफ द अर्थ के मास पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का बात चल रहा है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। तो g के पावर x कर लेते हैं। अगला है हमारा मास ऑफ अर्थ, तो मास होता है अर्थ का हो या कुछ का हो, डायमेंशन उसका वही होगा, m होगा। तो इसका हम इसके पावर में y ले लेते हैं। और अगला है रेडियस, इसके पावर में z ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है हमारा डायमेंशनलेस है। अब आप जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS लगाएंगे। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो आप देखिए कि ये टाइम पीरियड है, इसका क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t, यह हो गया इसका डायमेंशन। के डायमेंशन लेस है तो इसके डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारा कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर जो होता है फार्मूला, इसमें से G आप G बराबर ढूंढेंगे तो F इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, m1 m2 होता है, आप जानते हैं फोर्स का होता है ml t इनवर्स टू, और ये रेडियस l स्क्वायर हो जाएगा तो इसका l क्यूब हो गया, और ये नीचे m स्क्वायर हो गया, इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो g का जो आ जाएगा हमारा m इनवर्स l t क्यूब t इनवर्स टू। g का हमारा ये डायमेंशन हो गया, तो g का डायमेंशन लिख लेते हैं m इनवर्स 1 l t क्यूब t इनवर्स 2 के पावर x m के पावर y, और r का l लिखेंगे। r रेडियस है, रेडियस क्या होता है, मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर किस चीज़ का, लेंथ का यूनिट है। तो आप देख लीजिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, m0 t इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स हो गया, ये 3x हो गया, ये t टू द पावर माइनस 2x हो गया, m टू द पावर y और l टू द पावर z उतार लेते हैं। अच्छा अब देखिए कि m का बेस और यहाँ भी m और m बेस है तो पावर ऐड होगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, ये 2 नहीं है, z है, l के पावर 3x, l के पावर z, तो 3x प्लस z लिखेंगे इसको, और t के पावर माइनस 2x लिखेंगे, t के पावर माइनस 2x। अब आप लिखिए इसको m0 L0 t। ठीक है, अब आप देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलता है हमको, हम यहाँ m है और m है तो बेस सेम है, बेस को कंपेयर करेंगे, बेस mm है तो पावर को कंपेयर करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हुआ
तो आप लिख सकते हैं इससे कि x बराबर y या y बराबर x, जो लिखिए। x बराबर y आ गया हमको। अब लिखिए कि 3x प्लस जेड, 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एल के पावर यहाँ 0 है। 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए t टू दी पावर माइनस 2x है, यहाँ t टू पावर 1 है, तो t टू दी पावर माइनस 2x है, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो x हमारा आ गया -1/2। x क्या आ गया? -1/2। x और y बराबर है, यानी कि y भी जो है हमारा -1/2 आ गया। ठीक है, अब हमको z निकालना है। एक ही चीज बचा है, z निकालना। तो आप जानते हैं कि 3x, यहाँ पे देखिए 3x प्लस जेड, यहाँ 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या है? -1/2। ये -3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब देखिए कि हमको निकालना क्या क्या था? x, y और z निकालना था। x, y तो बराबर ही था। अब देखिए इसमें पुट कीजिए, ये वाला इक्वेशन जो है इसमें पुट करते हैं कि g के पावर हमारा x है, यहाँ पे x का वैल्यू आया है -1/2। ठीक है, डाल लिए। m के ऊपर y है, m का एक्सपोनेंट y है, ये भी है -1/2। और है हमारा r, और z कितना आया है? 3/2। देखिए बच्चों, ऐसा बात ऐसी है कि 3/2 को हम आपको बताने के लिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 3/2 को 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 1/2 जो है ये रूट के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ -1/2 है, तो हम लिख लेते हैं कि ये दोनों नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा? g के पावर 1/2 और m के पावर 1/2। ठीक है, और हम आपको कहे थे कि इसको लिख लीजिए आप। 3/2 को 1/2 आप लिख सकते हैं, 1/2 और इंटू 3। तो इस पूरे का रूट हम लगा सकते हैं। इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं कि रूट अंडर r³ GM। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटा दिए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिए, तो अब प्रोपोर्शनल का साइन लगा दीजिए। यही आ गया हमारा फॉर्मूला। ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला। आपको अब कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रेशर P, वेलोसिटी v and टाइम t are taken as fundamental physical quantity, derive the dimensional formula of force। कह रहा है कि एक प्रेशर P, ये प्रेशर P, वेलोसिटी v और टाइम t को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी FPQ जो हम लिखते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा m, l और t हुआ करता था पहले। अभी क्या है कि प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम को मान लिया गया है। तो देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम, प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिए हैं, और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है फोर्स का। तो देखिए फोर्स का
तो फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब आप फोर्स का जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T−2। देखिए यहाँ पे के लगाना ना लगाना, चलिए हम लगा ही लेते हैं। F = K Tx Vy Tz हो गया हमारा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL/T−2। के तो क्या होता है हम बता चुके हैं आपको, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये क्या है, पी क्या है, प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। इसका डायमेंशन किस तरह निकलेगा बच्चों, mL/T−2 L²। तो L से L कैंसिल होगा, mL/T−2 ये हो गया हमारा प्रेशर। mL/1 T−2 के पावर लिखेंगे हम x। v क्या है, v है वेलोसिटी, तो L/1 के पावर y, और t है टाइम पीरियड, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए कि m के पावर हो गया x, l के पावर हो गया -x, t के पावर हो गया -2x। ठीक है, फिर यहाँ पे l के पावर y और t के पावर -y और t के पावर z। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं mL/T−2। अब आप देखिए कि मास तो है नहीं कहीं, तो लिखते हैं सीधे mL/T−2 = m⁴x। l है यहाँ l। ठीक है, तो l के पावर -x और +y, तो l के पावर -x +y लिखेंगे। t है, t यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, t जो है यहाँ पे -2x है, -2x, यहाँ पे है -y और यहाँ पे +z। ठीक है, -z ये +z। अब आप देखिए m के पावर x है, यहाँ m के पावर 1 है, तो x = 1 हो गया हमारा, x = 1 हो गया। यहाँ पे देखिए l के पावर -x + y है और यहाँ 1 है, तो x + y = क्या लिखेंगे 1, और x = 1 है तो -1 + y = 1 हुआ, तो y = 2 हो गया। y 2 के बराबर है, x 1 है। अब हमको z निकालना है, तो -2x, इस t को और इस t को इक्वेट करेंगे, तो -2 -y + z पावर इक्वेट करेंगे, तो इधर हो गया -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम -2 लिख सकते हैं, x 1 है और y है आया है हमारा 2, तो ये हो गया -2 + z बराबर -2, तो -2 -2 -4 और +z = -2। ये -4 उधर उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 और -2 कितना होगा, 2 बचेगा। तो एक ये आ गया हमारा, कहाँ x = 1, y = 2 और z = 2 आ गया।
देखिए अब हम लिखे थे यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये था, कि x कितना है हमारा 1 है, p के पावर 1, v के पावर क्या है y है हमारा 2, तो v के पावर 2, और t कितना है हमारा, t के पावर z है यहाँ, और z कितना है 2। तो ये हो गया हमारा, या आप इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, p v स्क्वायर t स्क्वायर। यही आ गया हमारा रिलेशन डायमेंशनल फार्मूला, कि डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का यही हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे, अब आप सोचेंगे कि ये कैसा डायमेंशनल फार्मूला है, ये ऐसा डायमेंशनल फार्मूला है कि डायमेंशनल यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम माने हैं, तो प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में हमारा आया है इसका डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन है तो इसी तरह से करना है कि आप अगर फोर्स का डायमेंशन पूछ रहा है हमसे, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है इन सब चीज़ों पे, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं, XYZ मार्क कर लें और आप इस तरह से बना लें। तो ये सिंपल मेथड है। आगे चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस g इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर p। क्वेश्चन है ये g जो है, कैपिटल G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आप ग्रेविटी में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल चैप्टर में। ग्रेविटेशन जो है हमारा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, वो ये वही वाला g है। इसका हमको डायमेंशन निकालना है, एक्सप्रेस g इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो g का जो डायमेंशन निकालना है किसके टर्म्स में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में, एक्सीलरेशन के टर्म्स में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में, और प्रेशर के टर्म्स में। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, देखते हैं कि किस तरह करेंगे। देखिए g कह रहा है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किसके टर्म्स में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में। तो c से डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को, g से करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे y मान लेते हैं, और प्रेशर को मान लेते हैं z। ठीक है, अब आप देखिए सबका हमको पहले तो डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो g का डायमेंशन क्या होगा, तो g का डायमेंशन आप यहां से निकाल लीजिए, g इज इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। यहाँ पे हो जाएगा mLT इनवर्स 2 फोर्स का अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा डायमेंशन, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो गया, और m1 m2 का m स्क्वायर लिख सकते हैं। m से एक m नीचे वाला कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, तो m इनवर्स 1 l क्यूब t इनवर्स 2, ये हो गया हमारा डायमेंशन किस चीज का, g का, कैपिटल G का। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, G इज इक्वल टू K इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट मान ली है। ये कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि डायमेंशन लेस है हमारा। तो G बराबर Y और P Z मान लिए इसको। अच्छा, G का डायमेंशन आप देख लिए क्या आया है, M इनवर्स L T टू द पावर 3 और T इनवर्स। यहाँ पे आप अब K तो डायमेंशन लेस है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कहें या किसी भी चीज का वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है, उसका डायमेंशन हो जाएगा LT इनवर्स 1 मीटर पर सेकंड होता है यूनिट। तो LT इनवर्स के पावर x, LT इनवर्स के पावर x, और ये G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहें या एक्सीलरेशन कहें, बात एक ही है। LT इनवर्स 2 हो गया, पावर इसका y हो जाएगा। प्रेशर है, प्रेशर का कैसे डायमेंशन निकालेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हो गया mLT इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई एरिया का L स्क्वायर। इस L से ये L चला गया, m L इनवर्स T इनवर्स 2 हो गया। यह हो गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन।
तो प्रेशर की का लिख लेते हैं ml G इनवर्स टू, ये हो गया पावर z। चलिए इधर जो हम निकाले हैं इसको मिटा देते हैं, नहीं तो हॉटस्पॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जो करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में वही करेंगे। ये l के पावर x हो गया, ये t के पावर माइनस x हो गया, l के पावर y लिखेंगे, t के पावर माइनस 2y हो गया, यहाँ m के पावर z हो गया, l के पावर माइनस z हो गया, t के पावर माइनस 2z हो गया। और इसको हम थोड़ा बोरिंग टाइप चैप्टर है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना तो है ही। L L एंड L, तो x प्लस वाई प्लस माइनस ये माइनस जेड, और L है और L है, M भी है, M Z और T है, T टू द पावर माइनस x माइनस 2y, T की पावर माइनस x माइनस 2y और T की पावर माइनस 2z। यही है हमारा L हो गया। अच्छा, T भी हम लिख लिए, T है माइनस x माइनस 2y माइनस 2z। ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो एक भी अगर गलत हो गया आपका तो नहीं आएगा आंसर। अच्छा, अब ये देखिए m के पावर क्या है z, और यहाँ m का पावर क्या है माइनस 1, तो z बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 1। आप यहाँ देखिए l के पावर है x प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ l के पावर है 3, तो बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगला देखिए t है, t के पावर कितना है माइनस x माइनस 2y माइनस 2z, माइनस x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 2 है। ठीक है, ठीक, देखिए अब क्या करते हैं इसमें कि x प्लस वाई, यहाँ पे z आया है हमारा माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा 3, x प्लस वाई क्या आ गया हमारा 2 आ गया, एक आ गया x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स माइनस 2y और माइनस 2z है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1, जेड का वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 2 हो गया ये, माइनस एक्स माइनस 2y, और ये हो गया हमारा प्लस 2, और इधर हो गया माइनस 2, माइनस 2 हो गया। हाँ, तो अब देखिए ये इस वाले 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहां से देखिए इसको ले गए ऊपर, माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन आ गया हमारा। अब आप चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। हमारा एक आया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और एक आया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और z का वैल्यू माइनस 1 आ चुका है हमको पहले।
x प्लस वाई लिखेंगे हम, x प्लस वाई हमारा 2 आया था और z आया था -1। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई और x प्लस 2y इज इक्वल टू, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को आप माइनस करेंगे तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो y बचेगा 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आप देखिए y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, z हमारा -1 आया ही था, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि हमारा x 0 है। या आपको अगर यहाँ भी मन है तो पुट करके देख लीजिए 2y x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि x 0 है हमारा, ये 4 उधर जाएगा, x 0, तो हमारा क्या क्या वैल्यू आ गया। वैल्यू आप देख लीजिए कि वैल्यू जो आ गया हमारा x y z का, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू आ गया हमारा 2 और z का वैल्यू आया था -1। ये आ गया वैल्यू। तो हमारा ये जो g है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, g होगा हमारा प्रोपोर्शनल c, x के पावर 0, तो c 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के पावर 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट पे ये डिपेंड नहीं करता है g, इसके पावर 0 आने का मतलब हुआ g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर y है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और p प्रेशर है, प्रेशर के पावर यहाँ z है, तो ये हो गया -1, यही हो गया हमारा आंसर। तो कई बार इस तरह से भी सॉल्व करना पड़ सकता है आपको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये AIPMT 2015 में पूछा गया है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको लेते थे, MLT, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है हमारा मास, लेंथ और टाइम। तो एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माने हैं, तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में निकालना है डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को S से डिनोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेलोसिटी के पावर y और टाइम के पावर z। पावर मान लेते हैं कुछ कुछ आर्बिट्ररी, ये डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब जान रहे हैं ये S क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। तो MLT इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय L, तो ML0 T इनवर्स 2, तो लिख लेते हैं ML0 T इनवर्स 2। एनर्जी है ये, एनर्जी का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी और वर्क दोनों का इक्वल होता है डायमेंशन, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एनर्जी का होता है डायमेंशन हमको ML² T इनवर्स 2 के पावर x। वेलोसिटी का हो जाएगा LT इनवर्स 1 मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी y, और टाइम है ये TZ ही रह जाएगा। m तो सिंगल है, तो m टू द पावर x लिख लिए।
यहाँ देखिए L है तो L टू द पावर 2x प्लस वाई और t टू द पावर t है यहाँ पे -2x है और हमारा t है यहाँ पे -y प्लस z और इधर है m L0 t इनवर्स 2। अब देखिए आप m बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे m के ऊपर 1 है। फिर आप देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। l का पावर 2x प्लस वाई, इधर l का पावर 0, तो पावर इक्वेट किया 2x प्लस वाई। यहाँ से आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और y बराबर 0 आएगा। तो y का यहाँ से आ गया यहाँ पे -2, y -2 आ गया, x आ गया 1, t क्या है, t का पावर -2 -2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू है 1, y आया है -2 और प्लस z इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये हो गया z -2। z का वैल्यू आ गया हमारा -2। किसका आया वैल्यू, ये कि यहाँ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -2। तो जो हमारा आया है ये क्या है, e के पावर x भी, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e के पावर x है यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या है, e के पावर 1 हो जाएगा। v के पावर y है, v के पावर y, तो y आया है -2 हमारा, तो -2 लिख लेंगे। और क्या है, t के पावर z है, तो t का वैल्यू कितना है -2। तो यही हो गया हमारा कि आप लिख सकते हैं कि e टू द पावर -2, v टू द पावर -2 और t टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका रिलेशन सरफेस टेंशन और इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माने थे। तो डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन का जो इन चीज तीनों के टर्म्स में आएगा वो हमारा ये होगा कि ई भी टू द पावर -2 और टी टू द पावर -2। यही हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये AIPMT 2014 में पूछा था। इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। हम आपको बता चुके हैं पिछली कई क्वेश्चन में हम देखे हैं कि पहले पता है आपको कि मास, लेंथ और टाइम हमारा फंडामेंटल मोस्ट कॉमनली यूज फंडामेंटल यूनिट्स लेते थे। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम हमारा यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट लिया है। डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है, तो बात ये है कि डायमेंशन ऑफ मास आपको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो इनके टर्म्स में आपको बदलाना है। तो देखिए कि लिखेंगे ऐसा कि मास डिपेंड्स ऑन फोर्स के पावर x लिख लेंगे, वेलोसिटी के पावर y लिख लेंगे और टाइम के पावर z लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना हर बार जरूरी नहीं है आप, लेकिन लगा देते हैं हम फिर भी। मास का तो हो गया, मास का हो गया m L0 T0
के क्या होता है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और ये क्या है, फोर्स है एफ के पावर एक्स। तो फोर्स का आप डायमेंशन जानते हैं, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, एम एल टी इनवर्स टू के पावर एक्स। और दूसरा है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, एल टी इनवर्स 1 के पावर वाई है, और ये है टी, टाइम है, तो टी का तो टी ही रह जाएगा, टी के पावर जेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m टू द पावर x, l टू द पावर x, t टू द पावर माइनस 2x, l टू द पावर लिखेंगे y, t टू द पावर माइनस y, और t टू द पावर z। m नहीं है इसमें कहीं, m के पावर x लिख लिया, l है l l और कहीं l कहीं, तो l के पावर x प्लस y, ये हो गया t, t यहाँ पे है तो माइनस 2x, t माइनस 2x, फिर t यहाँ है माइनस y और प्लस z। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है, m इधर पावर है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे, तो x बराबर आ गया 1, ठीक उसी तरह से x प्लस वाई बराबर 0 होगा, x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर 1 है, तो इस तरह से हमारा आ गया y इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। तो आप क्या करेंगे, माइनस 2 इंटू 1 और माइनस वाई के जगह पे माइनस 1 प्लस जेड, माइनस 2 प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस 1 प्लस जेड बचेगा, ये उधर गया तो z इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। तो तीसरा हमारा आ गया एक x एक y और एक z आ गया, यही तो निकालना था यहाँ पे। तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास वेरी करेगा इस तरह से, f टू द पावर x है तो f टू द पावर 1, y के पावर v के पावर y है तो, और y इज इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है, और z हमारा आया है 1, तो t के पावर है z, तो यहाँ पे भी लिखेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा f इस तरह से, ये हो गया हमारा रिलेशन, डायमेंशन ऑफ मास हो गया, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एफपीक्यू, जो हम माने हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स बोलिए, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ये डायमेंशन जो हम पढ़े हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बोलिए या डायमेंशन डायमेंशनल फार्मूला, ये सब का लिमिटेशन देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है। तो 3-4 पॉइंट है, देख लेते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे टॉपिक लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हमारा टॉपिक है और ये आज के ये यूनिट डायमेंशन लेक्चर 6 का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला पॉइंट हम लिखे हैं, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप, कि ये जो हम अभी तरीका सारा क्वेश्चन आज जो किए हैं, ये सब सारा तरीका तभी लगाया जा सकता है, वैसे ही फार्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं जहां पे डिपेंडेंसी, मतलब कि जो फार्मूला मल्टीप्लिकेशन टाइप हो। कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहला जो आज पहला क्वेश्चन था आज के लेक्चर का हमारा, वो इस तरह से था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m टू द पावर x a टू द पावर y। तो आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन टाइप है कि मास इनटू एक्सीलरेशन है। कुछ भी रिलेशन आएगा तो यहाँ पे पावर 1 आया, -2 आया, तो एक मल्टीप्लिकेशन टाइप का है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप। इसका कहने का यह मतलब हुआ कि मास इनटू एक्सीलरेशन इस तरह का होगा, लेकिन तो इस तरह का फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। कहने का यही मतलब है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप। ये मेथड तभी यूज किया जा सकता है जब मल्टीप्लिकेशन टाइप का फार्मूला हो, जो वही डिराइव हो सकता है इस मेथड से। इससे हमको ये मालूम चलता है, देखिए एक चौथा पॉइंट हम लिखे हैं, फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म which are added or subtracted like s बराबर ut plus half at square cannot be derived। अब इस फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे, जो अभी हम सीख रहे थे कि इस तरह का रिलेशन जो हम सीख रहे थे पीछे जो प्रीवियस ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, आप खुद सोचिएगा कि हम जितना क्वेश्चन किए हैं उसमें इस टाइप से रिलेशन था। ऐसा कोई भी नहीं किए होंगे जहां पे बीच में प्लस आया होगा, फॉर्मूला के लास्ट में हम प्लस ले आए या माइनस ले आए, वो नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन वाला आता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला। तो वही यहाँ कह रहा है कि ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप। साथ ही साथ हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वैसे फॉर्मूला जिनमें एक से ज्यादा टर्म है, एक दो टर्म है इसमें आरएचएस पे, विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो दोनों को जोड़ा गया है, कैन नॉट बी डिराइव। ये फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। इस फॉर्मूला को हम सिर्फ चेक कर सकते हैं बच्चों कि ये सही है कि गलत है। चेक कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देख सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो, कि इसका डायमेंशन, ये वाले टर्म का डायमेंशन और ये वाले टर्म का डायमेंशन, इंडिविजुअल टर्म्स, ईच टर्म्स ऑन एलएचएस एंड ऑन आरएचएस, अगर दोनों साइड के टर्म्स का डायमेंशन इक्वल है तो ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। तो शुरू कहां से किए थे कि फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं किया जा सकता है, हम डायमेंशन का यूज करके सिर्फ चेक कर सकते हैं कि यह फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन डिराइव नहीं किया जा सकता है। तो वही है लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस का, कि पहला तो है कि ये डिपेंडेंसी की इस तरह से, जहां पर मल्टीप्लिकेशन टाइप की डिपेंडेंसी है कि मल्टीप्लिकेशन टाइप से है फॉर्मूला, तो वही डिराइव किया जा सकता है। और दूसरा कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर या माइनस जहां फॉर्मूला में आ रहा है, उस तरह का वो डिराइव ही नहीं कर सकते हैं हम फॉर्मूला, उसको चेक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। ये तो आप जानते ही हैं कि द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। कहने का यह मतलब है कि आप देखे होंगे कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला हम नहीं डिराइव किए हैं आज के क्लास में कि जिसमें इस तरह से हो, कुछ जहां पे साइन आ गया हो, किसी फॉर्मूले में लॉग आ गया हो, ऐसा कोई फॉर्मूला हम डिराइव नहीं किए हैं आज। उस तरह का कोई फॉर्मूला डिराइव हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा डिराइव, क्योंकि डायमेंशन तो हो जाएगा एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल जो होता है या ट्रिगोनोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शंस का डायमेंशन तो कुछ होता नहीं है, तो हम डिराइव कर ही नहीं पाएंगे। तो यही है कि द फार्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। अगला है हमारा तीसरा और लास्ट, कि द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि k जो हम लिख रहे थे हर जगह कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x और a टू द पावर y, तो इसको हम लिख ले रहे थे ना कि f इज इक्वल टू k m टू द पावर x a टू द पावर y। ऐसा लिखते थे तो हम बोलते थे कि ये डायमेंशनलेस ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस है, तो बोलते थे कि डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसके बारे में ये इस मेथड से कोई आइडिया नहीं लग पाता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है। तो ये तो हम बताए थे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी कि द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये समझ गए आप, हो गया हमारा ये चारों पॉइंट। अब अगले लेक्चर में हम लोग
अभी तक जितना पढ़े हैं यूनिट्स डायमेंशन लेक्चर 7 जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तक जितना पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा। चलिए तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।